सिर्फ 30 मिनट चाहिए मुझे तुम्हारे इन 13 सवालों के थ्रू ना पूरी क्लास 12th मैथ्स की पिक्चर मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूं बेटा। इन 13 सवालों के थ्रू तुम समझ पाओगे वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं। तुम्हारी क्लास 12th मैथ्स फुल सिलेबस के अराउंड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है तुम उनको रिकॉल कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी को भी जज कर पाओगे कि भाई तुम 60 65 70 वाली रेस में हो या नहीं हो। इन 30 मिनट के अंदर मैं इतना भरपूर कंटेंट दे दूंगा ना जितना लोग 3 3 घंटे की वीडियो में नहीं दे पाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, 10th मिनट पे एक सरप्राइज रिवील करूंगा। पहले हम लोग सवाल बनाएंगे, 10th मिनट पे एक ऐसा सरप्राइज रिवील होगा जिससे तुम सुन के ना एकदम आनंद से भर जाओगे भाई। तो पहला सवाल तुम्हारे सामने है और मैं आपको बता दूं हमारा इस वीडियो का पर्सपेक्टिव क्या है, प्रायोरिटी क्या है। जो भी आपको सवाल दिखेंगे उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स, उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है और रिवाइज करनी है। आप लोग आंसर्स निकाल लोगे फाइनल, लेकिन क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ये समझना आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। टू टीम्स वर प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड वेयर डेविड इज विद फुटबॉल रनिंग अलोंग द कर्व दिस he wanted to pass the football to the goalkeeper standing at this. At what point distance between them is minimum? तो भाई डिस्टेंस निकालना है और उसको मिनिमाइज करना है। एओडी का एक बहुत ही फेवरेट सा सवाल है बेटा, और तुमको पता है कि ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं एग्जाम में। तो बेटा तुम क्या करोगे, इस पे एक पॉइंट ले लोगे और इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हो बेटा तुम, x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुमको पता होने चाहिए। अब तुम यहां पर बोलोगे सर हम x कॉमा वाई क्यों नहीं लेते, तुम यहाँ पे जो डिस्टेंस फंक्शन बनाओगे बेटा उसमें तुम एक ही वेरिएबल को इन्वॉल्व करोगे, इसलिए ये वाला गेम किया जाता है। अब यहाँ पे बेटा तुम लोगों को बोलूं कि भाई इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालो और इसी को बाद में मिनिमाइज करेंगे, तो हम लोग डिस्टेंस कैसे लिख देंगे बच्चा, यहां पर हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि प्लस 7 माइनस 7 तो खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4। यहां पर स्क्वायर लगाया था ना मैंने, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर बेटा रूट लगा दोगे। अब तुमको पता है जब भी तुमको ऐसा दिखे भाई यहाँ पे रूट दिख रहा है तुमको, तुम स्क्वायरिंग करके अपनी कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हो। तो तुम यहाँ पे डी नहीं डी स्क्वायर के साथ गेम खेलोगे और इसको लिख दोगे बेटा कैसे, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। तुम देख रहे हो मैं लिख रहा हूं और ये गायब हो रहा है। तो एक काम करते हैं बेटा, मेरे को समझ आ गया क्या करना पड़ेगा, इसको ना अपने को करना पड़ेगा सेव। सेव हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, देखो इसी को ही हम एक एफ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब आप छोड़ दो ये क्या लिखा हुआ है पर भूल जाओ, इसको ऐसा समझो कि ये कोई एफ एक्स फंक्शन है जो कि ऐसा दिख रहा है आपको, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। और किसी ने आपको बोल दिया कि भाई अब इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, तो आप क्या प्रोसेस करते हो भाई, आप एफ डैश एक्स निकालोगे। किसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस 4x³ इसको 0 से इक्वेट करोगे बेटा, यहां से तुमको तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। और क्रिटिकल पॉइंट्स देखो 2x है और फिर यहाँ पर -6 है प्लस 4x³ है। सबसे पहले तो 2 से उड़ा दो यहाँ पे सभी को, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 2x³। क्यूबिक फंक्शन है, x इज इक्वल टू 1 पुट करना, x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, तो x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन तुम कर लोगे, मैं आगे का प्रोसेस बता रहा हूं। तुम लोग क्या करोगे, एफ डबल डैश एक्स के पास जाओगे, एफ डबल डैश एक्स कैसा दिखेगा, 1 प्लस 6x है ना, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 1। x की वैल्यू 1 रखोगे इसमें तो तुमको दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो तुम लोग बोलोगे कि भाई वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा जहां पर डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो बेटा ये हो जाएगा 1,8। ये तुम्हारा पहले पार्ट का उत्तर है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, एट व्हाट पॉइंट द स्लोप ऑफ द डेविड्स पोजीशन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ द डेविड्स पोजीशन is parallel to x axis, isn't it very easy। आप यहां से बेटा dy बाय dx निकालेंगे, किसके बराबर आएगा, 2x के बराबर आएगा।
और आपको करना क्या है, स्लोप को पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि 0 से इक्वेट करना है। तो ये कहां होगा बेटा, जहां x आपका 0 होगा। x 0 मतलब ये हो जाएगा आपका 0,7 पे। कहानी क्लियर। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी, आपका बेस थ्योरम का सवाल है। बेस थ्योरम का ये बहुत एक अच्छा सवाल बोलूंगा, आसान सवाल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हो तो आप बेस थ्योरम के अराउंड सवाल बना लोगे अच्छे से। Assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%. ठीक है। Assume that meditation and yoga reduces the risk by 30% and drug prescription reduces by 25%. It is given that after going through one of the two options, both options are equally probable. भाई वो meditation and yoga भी कर सकता है और वो drug prescription भी ले सकता है। The patient selected at random suffers a heart attack. Oh. उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो तुमको समझ आ रहा है कि बेस थ्योरम का सवाल है। सबसे पहले बेटा तुम क्या करोगे, समझोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे। अगर तुमने मेरा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर देखा है तो तुमको पता है कि भाई हार्ट अटैक हो रहा है, तो तुम बोल दोगे लेट ए बी द इवेंट दैट अ पर्सन इज गेटिंग अ हार्ट अटैक। ठीक है। इवन क्या हो जाएगा तुम्हारा कि उसने मेडिटेशन और योगा से ही होगा। मेडिटेशन और योगा वाला उसने स्कीम आजमाया है, स्कीम। और यहाँ पे E2 बोल दोगे तुम ड्रग प्रिस्क्रिप्शन को। ठीक है, कि ड्रग प्रिस्क्रिप्शन वाले मेथड से वो गया है। अब बेटा तुमको निकालना क्या है, देखो तुमको एक्चुअली निकालना है कि उसको हार्ट अटैक हो जाता है। अब ये बताना है कि उसने मेडिटेशन एंड योगा वाला कोर्स अपनाया होगा यानी कि E1। तो आपको चाहिए ये बेटा। ठीक है, ये आपको निकालना है। ये आपने सारी चीजें देख ली। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, 1/2 1/2, क्योंकि लिखा हुआ है इक्वली प्रोबेबल। अब अगर वो मेडिटेशन एंड योगा करता है तो उसके हार्ट अटैक के चांसेस कितने हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 आपको निकालना है। तो यहां पर बेटा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 वाज द टेकन कोर्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि हार्ट अटैक जब आपने E2 को आजमाया है। सबसे पहले तो देखो बेटा, आपका जो ये E1 है ये 30% रिस्क को रिड्यूस कर देता है। तो 70% तो अभी भी रह रहा है ना आपका रिस्क। और सबसे पहले अगर आपका कंप्लीट सैंपल स्पेस 100% के बराबर है तो उसमें से 40% लोगों के चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, तो ये 40% और ये जो 70% है इनको कंबाइन करना पड़ेगा। आप इस तरीके से सोचिए इसको। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगेगी, लेकिन आपको सोचना कैसे है, अज्यूमिंग दैट द चांसेस ऑफ द पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। तो सबसे पहले तो 5 में से 2 लोगों को ही चांसेस है हार्ट अटैक होने के, और फिर मेडिटेशन और योगा से उन 2 लोगों में से भी 70% लोगों के चांस रहते हैं कि भाई काम हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए, ये जो आप यहां पे 2/5 ले रहे हो, इसी का 70% तो लेना पड़ेगा, इक्वल टू दिस। सो दैट मीन्स 40% मल्टीप्लाइड बाय 30%, मल्टीप्लाइड बाय 70%। तो ये हो जाएगा बेटा आपका किसके बराबर, 0.28 के बराबर, है ना। क्योंकि ये क्या है, 4/10, 4/100, हाँ 40 है ना। तो ये हो जाएगा 4/10 और ये हो जाएगा बेटा यहां से रिस्क वाला केस हो जाएगा 7/10। तो 28/100 यानी कि 0.28। यहां पर सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। अब 75% रिस्क है बेटा यहां पर, और यहां पर आएगा तुम्हारा 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 75/100। ठीक है, तो इसको तुम कैलकुलेट कर लेना यार। ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 75/100। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 3 4 10, अरे ये तो 1/10 आ गया, 0.1 आ गया। एक बार कैलकुलेशन दोबारा से चेक कर लेते हैं। 40%, 40/100 और फिर 75/100। तो ये हो गया अपना 3 4, तो ये हो गया 4 से 4 गया, है ना। तो 10, हाँ तो ये हो गया ना, देखो
3/10 होगा, 1/10 नहीं 3/10 होगा, तो ये आएगा 0.3 के बराबर। अब आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है अपना बेस थ्योरम का, ये अपने को निकालना है। ये किसके बराबर होगा? सबसे पहले नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी बना लो भाई, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.28 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, और ऊपर क्या आएगा बेटा? हमको लेना है मेडिटेशन और योगा वाला, यानी कि पहला वाला कंपोनेंट अपने को ऊपर रखना है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.28, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये यहां पर बेटा कैच है, इस चीज को समझना पड़ेगा कि कैसे आपको इस 40% को और यहां पर जो डेटा गिवन है उसको कंबाइन करना है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगेन काफी अच्छा सवाल है, और यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी का ऐसा सवाल तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी फॉर विच द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो भाई कॉन्टिन्यूअस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसके बराबर होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो भाई चलो यहां से फटाफट से लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ, ठीक है। मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। तो बेटा देखो, जब आप इसको तोड़ोगे और इसको तोड़ोगे, आपको साइन एक्स बाय एक्स दिख रहा है, और यहाँ पे साइन a+1 x बाय एक्स दिख रहा है। तो आपको पता है ये पहली वाली टर्म के लिए आपको नीचे किसकी जरूरत है बेटा? a+1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, बोलो हाँ या ना। तो आप लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पहली वाली टर्म को थोड़ा सा ऐसे देखो, साइन a+1 x अपॉन a+1 x, और दूसरी वाली टर्म तो आपकी ऑलरेडी बेटा प्यारी है, उसमें हमको ऐसी मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको पता है बेटा, जब आप यहां पर x को 0 अप्रोच करवाओगे तो ये वाली चीज 1 जाएगी, ये वाली चीज 1 जाएगी। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आएगा? a+1 + 1 यानी कि a+2। दिस विल बी इक्वल टू c। और अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल के इक्वेट कर देंगे। गले की बैंड बज रखी है। राइट हैंड लिमिट कैसे निकाले भाई? तो सबसे पहले तो देखो कैसा दिख रहा है बेटा, रूट रूट है, मतलब यहाँ पे आप लोगों का रैशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर जाएगा, तो वो ही आपको हिट करना चाहिए। और यहाँ पे बेटा रूट रूट कट जाएंगे, है ना। तो यहां से अगर मैं रूट एक्स निकाल लूं तो क्या बचेगा मेरे पास? यहाँ पे पहले वाले इससे यहां पर आ जाएगा बेटा रूट के अंदर 1 + bx बचेगा, और फिर यहां पर -1 अपॉन में नीचे है बेटा b, और यहां पे ये x की पावर 3/2 है, जो कि क्या होता है? x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2 + 1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो √x टाइम्स x, है ना। तो भाई उड़ा दो। तो आपकी राइट हैंड लिमिट अब यहीं से ही चालू करो सिंप्लीफाई करने के बाद, -1 अपॉन bx। अब अपन क्या करेंगे बेटा? रैशनलाइज करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे? यहां पर मैं आगे लिमिट वाला चीज नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग समझ जाना। तो अपन लोग 1 + bx रूट के अंदर -1 अपॉन bx को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, किससे? bx को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं 1 + bx रूट के अंदर +1 से, ठीक है। 1 + bx +1 अपॉन 1 + bx +1। ऊपर बेटा a - b a + b लगाओगे तो 1 + bx -1 बचेगा, यानी कि यहां पे तुम्हारा न्यूमरेटर क्या बनेगा? bx बनेगा। और नीचे क्या बचेगा बेटा? नीचे बचेगा bx, और फिर यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास √1 + bx +1। उड़ गया। x को 0 अप्रोच करवाओगे तो क्या मिलेगा? 1 + 1, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 मिलेगा। तो यही तुम्हारा 1/2 के बराबर है। तुम बोलोगे सर b तो गायब हो गया, तो अब b की वैल्यू क्या रहेगी? यानी कि b की तुम कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, एनी वैल्यू इज अलाउड, क्योंकि b तो खत्म ही हो रहा है। और a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? a की वैल्यू, c की वैल्यू सीधा सीधा 1/2, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a + 2 हैज टू बी इक्वल टू 1/2, तो 1/2 - 2, यानी कि तुम्हारे पास कितना आएगा? -3/2 तुम्हारा यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, -3/2 यानी कि -1.5। ओपी। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
हाँ जी भाई, तुम्हारा एलपीपी का है, मैंने इसका ग्राफ पहले ही बना रखा है, मैं तुमको सिखा देता हूँ ग्राफ ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, मिनिमाइज करना है बेटा x प्लस टू वाई को सब्जेक्ट टू दीज कंडीशन। तो x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देखो ये कौन सी लाइन है, x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये रहा x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 50। कैसे बनाते हैं बेटा लाइंस, x को जीरो डालोगे एक बारी, y को जीरो डालोगे, x को जीरो डालोगे तो y 25, y को जीरो डालोगे तो x 50। तो बेटा जो ये वाला पॉइंट है अपना, ये क्या है, 50,0, और जो ये वाला पॉइंट है जहां पर y एक्सिस पे कटिंग हो रही है वो है 0,25। ठीक है, अब ग्रेटर देन वाला केस है बेटा, तो ओरिजिन डालोगे 0,0, तो क्या 0,50 से बड़ा होता है, नहीं, मतलब ओरिजिन के अपोजिट वाला केस अपने को लेना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से अपने को ये वाला जोन में खेलना है। सेकंड वाली क्या है बेटा, इनइक्वालिटी 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, तो तुमको पता है ओरिजिन से पास करेगी, ये रही बेटा लाइन। अब इसके हिसाब से कौन सा वाला रीजन आएगा बेटा, 2x माइनस वन माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो ये वाला रीजन आएगा अपना। ठीक है इसके हिसाब से ये कहां पर है इसको मेंशन कर देते हैं। तो देखो बेटा x की वैल्यू है 50 और y की वैल्यू है 100, तो ये रहा बेटा हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का लाइन, और इसके अकॉर्डिंग अपने को लेस देन तो ओरिजिन वाला केस ये सेटिस्फाई करवाएगा, तो इसलिए इसके नीचे रहना है। और फिर बेटा हमको रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ये क्या बताता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी है। तो जब तुम ये सारी की सारी चीजों को कंपाइल करोगे कंडीशंस को, तो तुमको ये वाला रीजन मिलेगा। अब हम लोग करते क्या है, सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जो मैंने कर रखे हैं ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स। अब तुम क्या करोगे बेटा, z की वैल्यू निकालोगे एट दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो z की वैल्यू एट, मान लो इसको बोल देता हूं बेटा मैं a, ठीक है, इसको बोल देता हूं मैं b, इसको बोल देता हूं मैं c, और इसको बोल देता हूं मैं d। तो z की वैल्यू a पॉइंट पे क्या आएगी भाई, बताइए, एक सेकेंड, हाँ, 0,100 रखोगे बेटा तो a पर वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी z की, कहां गया, ये रहा 200। ठीक है, b पे क्या आएगी, 0,25 रखोगे तो 50। c पे क्या आएगी बेटा, 25 और 50, यहां पर हो जाएगा तुम्हारे पास 25 प्लस 100, है ना, 25 प्लस 100 125। और d पे क्या आएगी बेटा 10, और यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास 40 50। तो बेटा देखो c और d दोनों पे ही तुम्हारी वैल्यू मिनिमम आ रही है। ठीक है, यहीं पे ही तुम्हारी दोनों की दोनों वैल्यूज मिनिमम आ रही है। तो तुम अब यहां से एक और चीज ऑब्जर्व करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर तुमको दिखे कि भाई ऐसा वाला केस है, 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या फिर 2 पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो इनको ज्वाइन करती हुई जो लाइन सेगमेंट होती है, वहां पे हर जगह बेटा तुमको यही वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। बी और डी कहाँ है बेटा, बी और डी कहाँ है, बी और डी, मतलब ये जो है, ये यहां पर तुमको हर जगह मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो तुम्हारे एक्चुअली बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, नॉट जस्ट 0,25 एंड 10,20, देयर कैन बी इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहां से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, हो सकता है कि सेम सवाल तुमको बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे सेट में दिख जाए। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, बोला है फाइंड डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऑल्सो सी डॉट डी इज इक्वल टू 21। अरे 10 मिनट हो गए क्या, 19 मिनट हो गए, चलो सरप्राइज रिवील कर देते हैं। फ्लो में थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। तो सरप्राइज क्या है बेटा, एक टास्क मास्टर आ रहा है तुम्हारे लिए। ठीक है, कोई टीचर नहीं आ रहा है ये, लेकिन ये एक टीचर की तरह ही काम करेगा। जब तुम YouTube पे मुझसे नहीं पढ़ रहे होगे मैथ्स, घर पे तुमको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तुम लोगों ने कोर्स नहीं लिया, परिणाम बैच नहीं लिया, कोई बात नहीं, तुम लोग कहीं और भी कोर्सेज में एनरोल्ड नहीं हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन तुमको अलाउ नहीं कर पाई, सब समझ आता है। तो उसी के हिसाब से टास्क मास्टर बनाया हुआ है कि आप लोग जो 15 जनवरी के बाद वाला टाइम है, 15 जनवरी ऑनवर्ड्स, उसमें एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन फॉलो कर सको, उसके लिए ये टास्क मास्टर बनाया है।
इसमें होगा क्या बेटा, इसमें आपके डेली टास्क होंगे, और इसका नाम भी मैंने सोच लिया है, इसका नाम होगा 920। ये टाइम की तरह लग रहा है ना, बस यही कॉन्सेप्ट है। हर रोज रात में 9 बजे तुमको 20 सवाल का टास्क मिलेगा, प्लस कुछ एडिशनल टास्क होंगे जिसमें तुम्हारे कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने को तुमको बोले जाएंगे। तो तुम लोगों को डेली इस टास्क मास्टर के दिए हुए टास्क को पूरा करना है। अगर तुम इतना भी करते हो तो एंड के दिनों में मैथ्स की प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से 1% कमी नहीं रहेगी बेटा। ये तुम्हारे लिए एकदम ना, जिसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको यार, कि कुछ बहुत ही बढ़िया चीज हाथ लग जाती है, अमृत की तरह काम करेगा तुम्हारे लिए। समझ रहे हो? अभी इसकी और डिटेल्स मैं तुम लोगों को दूंगा। और ये ऐसा नहीं है कि डेली मैं तुमको सवाल भेजूंगा या फिर डेली मैं तुमको टास्क भेजूंगा, नहीं। एक पीडीएफ बनाई जाएगी, एक बुक फॉर्म में तुमको ये चीज दी जाएगी, तुम लोगों को उसको उस दिन के हिसाब से खोलना है कि भाई ये दिन हमारा ये वाला टास्क है, कि डे 1 पे हमारा ये वाला टास्क है, डे 2 पे हमारा ये वाला टास्क है। उसके हिसाब से आप अपने टास्क कंप्लीट करते चले जाएंगे और उस पर टिक लगाते चले जाएंगे। ठीक है? चलो, अब बेटा कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक बात बताओ, अगर ये ऐसा बोल रहा है कि डी वेक्टर निकालना है जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, तो क्या स्ट्राइक करता है कि यार डी वेक्टर जो होगा, क्या वो ए क्रॉस बी के पैरेलल नहीं होगा? क्योंकि डी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के। अब कोई सा भी ऐसे वेक्टर के बारे में सोचने को बोलूं जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो ए क्रॉस बी आता है ना दिमाग में। कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, डी वेक्टर और इसको इक्वेट कर देंगे, नहीं बेटा, इन दोनों के परपेंडिकुलर बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। आपको डी वेक्टर की खोज करनी है तो भाई ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। कैसे लिख सकते हो आप? ऐसे लिख सकते हो, ये सही है तरीका। अब आपके सामने यहां पर मैंने ए क्रॉस बी ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है? ये रहा हमारा ए क्रॉस बी, 21 आई कैप माइनस 21 जे माइनस 21 के। तो भाई डी वेक्टर हमारा कैसे दिखेगा, इमेजिन कर लिया, सी डॉट डी आपको 21 दिया हुआ है, तो भाई सी का इसके साथ प्रोडक्ट कर लो फटाफट से। तो 3 है 21 है, तो ये हो जाएगा बेटा 21 लैम्डा इंटू 3 यानी कि 63 लैम्डा। फिर क्या है बेटा, +1 है और यहां पे -21 लैम्डा है, तो ये हो जाएगा -21 लैम्डा। और फिर -1 है, -21 है, +21 लैम्डा हो जाएगा। और ये किसके बराबर दिया हुआ बेटा, 21 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गया ये गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 21/63 यानी कि 1/3। लैम्डा की वैल्यू जैसे ही 1/3 आई, क्या तुमको पता चल गया डी वेक्टर किसके बराबर होगा? तो भाई डी वेक्टर तुम्हारा हो गया, इसको 3 से डिवाइड कर दो बस, तो ये हो जाएगा 7 आई कैप -7 जे कैप -7 के कैप। बेटा बेस्ट तरीका है ये सवाल तुमको बहुत सारी बुक्स में दिखेगा, लेकिन उसमें जो सॉल्यूशंस है वो बहुत लंबे हैं, ये बेस्ट तरीका है इसका। ठीक है? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई इंटीग्रेशन का सवाल है, और इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा किंग्स रूल। ठीक है, तो किंग्स रूल के अराउंड ही ये सवाल है, फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो भाई अगर हमारा ये आई के बराबर ले लेते हैं, तो आई किसके बराबर होता है आप लोग को पता है ना, यहां पर आप एक्स की जगह क्या रख सकते हो, ए प्लस बी माइनस एक्स, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स रख सकते हो, आपके इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं आता, यही आपका किंग्स रूल है। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, π/6 π/3, तो यहां पर हो जाएगा 1/1 प्लस अंडर रूट tan ऑफ π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स यानी कि π/2 माइनस एक्स। अब बेटा ये cot x बन जाएगा क्या, बोलो? इसको आप 1/√tan x लिख सकते हो, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, नीचे रूट tan x लेकर आओगे, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टेप खा रहा हूं, लेकिन समझ जाओगे आप लोग, 1 + √tan x। ठीक है, π/6 से π/3। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो 2i किसके बराबर हो जाएगा, ये और ये सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है π/6 π/3, ऊपर भी 1 + √tan x, नीचे भी 1 + √tan x, खत्म। तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 2i। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे बेटा तुम्हारा dx का इंटीग्रल हो जाएगा x के बराबर, तो π/3 माइनस π/6 हो जाएगा लिमिट पुट करने के बाद, जो कि क्या होता है, π/6 के बराबर होता है। तो 2i हो जाएगा π/6, तो i हो जाएगा तुम्हारा π/12। दिस इज योर आंसर।
ठीक है, हो सकता है ये सेम सवाल तुमको 3 नंबर में देखने को मिल जाए। हाँ जी, यहां से बेटा तुम्हारा प्रिंसिपल प्रिंसिपल रेंज वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। गले की ना सच में काफी ज्यादा बैंड बज गई है भाई। तो ये एक एबीसीडी बेटा कुछ क्वाड्रिलेटरल टाइप का दिया हुआ है, बोला गया है। देखो केस बेस्ड सवाल आया था, ये 2024 का सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम में आया था। और यहीं पे तुम्हारी कुछ गलतफहमियां दूर होंगी कि जो तुमको टीचर्स ऐसे बोलते हैं ना कि इन्हीं चैप्टर से फिक्स केस बेस्ड आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये सबका सब सीबीएसई के हाथ में होता है, वो कहीं से भी केस बेस्ड बना के दे सकती है। इसलिए आपको हर एक चैप्टर के केस बेस्ड करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के, प्रोबेबिलिटी के और उसके साथ साथ वेक्टर के कर लिए, तुमने 3D के कर लिए थोड़े बहुत केस बेस्ड क्वेश्चन, तो चल जाएगा काम। नहीं, तुमको हर एक चैप्टर यानी कि 13 के 13 चैप्टर के इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन करने पड़ेंगे। चलो भाई, तो अब उसने बोला है क्या, ये आपको एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है, एंगल सी, एंगल डी। फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी इन टर्म्स ऑफ पाए। तो बेटा बस आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे यहाँ पर, तो आपको पता है 0 से पाए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, सारी चीजें रिवाइज हो रही है। कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है, 60 डिग्री पर होता है ये, यानी कि पाई बाय 3। ये कब हो जाएगा बेटा, 2 इंटू पाई बाय 6, 2 इंटू पाई बाय 6 यानी कि ये भी पाई बाय 3। तो दोनों को ऐड करोगे बेटा तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी। तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई बाय 3। और एंगल बी के लिए भी आप लोग सेम कार्यक्रम कर दोगे। ये कब होगा बेटा, पाई बाय 4। ये कब होगा, ऑलरेडी आपको पता है पाई बाय 3। ये कब होगा, ऑलरेडी आपको पता है पाई बाय 6। तो सबको ऐड कर दो, ठीक है, पाई बाय 3 और पाई बाय 6 यानी कि पाई बाय 2 और फिर पाई बाय 4, तो यानी कि 135 डिग्री। तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, ये और कुछ नहीं। और सॉरी, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 2 प्लस 1, 3 पाई बाय 4। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट एंगल सी इन डिग्रीज। तो बेटा तुम इसको बहुत इजीली कर लोगे, सेम ही गेम है यार, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। चलो यहां पर बेटा एक आधी चीज और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। तो तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वाली चीजें तुमसे पूछी जाएंगी। तो अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो तुम यहां से माइनस साइन को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हो। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो अगर तुमको जानना है तो तुम मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वन शॉट देख लेना। यही सेम केस किस किस के साथ होता है बेटा, कॉसेक के साथ भी होता है और टैन के साथ भी होता है, सेम केस। उसके साथ साथ अगर आपको ऐसा कुछ दिखे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये किसके बराबर होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। यही सेम चीज जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स के साथ हुई है बेटा, यही चीज सेक इनवर्स के साथ भी होती है, सेक इनवर्स माइनस एक्स के साथ भी होती है और कॉट इनवर्स माइनस एक्स के साथ भी होती है। ध्यान रखना बेटा, यहां से सवाल फंसेगा, ठीक है। चलो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एंक्लोज बाय दिस। तो देखो बेटा, आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या फिर एरिया अंडर कर्व, जो भी नाम से आप इसको बुलाते हो, आपको ग्राफिकल नॉलेज अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। तो आप पैराबोलास के ग्राफ कैसे बनते हैं, एलिप्स के ग्राफ कैसे बनते हैं, सर्कल तो आपको पता ही होगा, उसके साथ साथ ऐसे मॉडुलस फंक्शंस के ग्राफ्स कैसे बनते हैं, इन सब पे काम करके चले जाना। जैसे यहाँ पर अपने पास मॉड ऑफ x प्लस 1 है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है बेटा, तो मॉड x का ग्राफ होता है ऐसा, देखो एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं आपको। मॉड x का ग्राफ होता है ऐसा, और ये आपका जीरो जीरो वाला पॉइंट होता है। y इज इक्वल टू, जब मॉड x होता है, x की वैल्यू 0 रखते हो तो y आपको 0 मिलता है। तो सबसे पहले यहां से देख के बताओ, ये चोंच के बारे में पता है, कैसे पता चलता है, y जहां पर 0 है वो वाला पॉइंट देखो, x की वैल्यू -1 रखने पे आपका y क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसी चोंच वाले पॉइंट को x इज इक्वल टू -1 पे ले जाएंगे बस। तो शिफ्टिंग कर दिया है आपने, ओरिजिन से -1 पे ले गए हो, तो बेटा आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ मिल जाता है। अब ये आपका वो पॉइंट है जहां पर आपका बिहेवियर चेंज होता है। अब यहां पर बेटा आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसको आपको ब्रेक तो करना पड़ेगा। तो भाई -1 वाला पॉइंट है ये, x इज इक्वल टू -1, -1 के ऊपर ये कैसा दिखेगा, प्यारा प्यारा x प्लस 1 की तरह दिखेगा, और यहां पे कैसे दिखेगा, -x -1 दिखेगा।
अब आपको इंटीग्रेट कहां से लेके कहां तक करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज बाय x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 2। तो बेटा x इज इक्वल टू 2 का यहां ले लो, ठीक है, ऑरेंज पेन से बना देता हूं इसको। x इज इक्वल टू 2 तुम कहीं यहां ले लो और x इज इक्वल टू 4 तुम यहां ले लो। तो बस तुमको कुछ नहीं करना, तुमको ये वाला एरिया निकालना है और तुमको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। ये वाले के लिए तुम इसको यूज करोगे इंटीग्रांड की तरह, इस वाले के लिए तुम इसको यूज करोगे। यहां पे कहां से लेके कहां तक चलेगी तुम्हारी लिमिट, -4 से लेके -1, और इस वाले केस में -1 से लेके 2। बस सारी चीजें हो गई हैं तुम्हारी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, तुम खुद से ही इसको सॉल्व कर लेना। तुम्हारा एरिया किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इंटीग्रल ऑफ -x, तो इसको माइनस ले लो बाहर, x + 1 dx, कहां से लेके कहां तक बेटा, -4 से लेके -1 तक, प्लस इंटीग्रल ऑफ x + 1 dx, कहां से लेके कहां तक बच्चा, -1 से लेके 2 तक, ठीक है। सवाल समाप्त। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला है। अब बेटा मैंने तुमको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर तुमको दिक्कत होती है, ठीक है, वैसे अगर नहीं है दिक्कत तो तुम होमोजीनियस को भी बहुत अच्छे से समझो और लीनियर को भी बहुत अच्छे से समझो, लेकिन अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो तुम लोग एक मेथड को बहुत अच्छे से पकड़ लो, क्योंकि हो सकता है कि और वाले में सवाल फंस जाए और मेजॉरिटी चांसेस उसी के होते हैं। तो अगर तुमको या तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बहुत अच्छा होल्ड है या फिर तुमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बहुत अच्छा होल्ड है, तो तुम लोग सवाल बना लोगे, मार्क्स नहीं कटेंगे तुम्हारे। तो सबसे पहले बेटा फिगर आउट करो कि ये कौन सा केस है। तो सबसे पहले मैं dy/dx को देखता हूं अगर, तो वो कुछ ऐसा दिखता है, 2 cos x माइनस y cos x बटा sin x, ठीक है। तो इसको मैं y cot x लिख रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो, आपको यहां से चमकेगा कि सर इसको अगर आप इस साइड पे ले आओगे तो यहां पर cot x के बगल में y और यहां पे 2 cos x। तो सर ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है किसकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट टाइप, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। p और q आपको दिख रहा है कि x के फंक्शन है। यहां पर क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सवाल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो प्लीज ध्यान रखना। यहां से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻ इंटीग्रल ऑफ cot x। cot x का इंटीग्रल log sin x, यानी कि यहां से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x के बराबर मिल जाएगा। अब बेटा सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, यहां से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इसको करोगे राइट हैंड साइड पे जो तुम्हारा फंक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 2 sin x cos x का इंटीग्रल। बस इसको सॉल्व कर देना, तुमको तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। अच्छा हाँ जी भाई, तो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड तुमको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो डायरेक्टली भी बोल सकता है 3 इक्वेशंस देके, या फिर इस तरीके से भी गेम खेल सकता है। ये गेम कैसे खेला गया है कि आपको एक ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स दे दिया है, सबसे पहले बोला है कि ए बी निकालो। अब बेटा जब तुम ए बी निकालोगे तो मैं तुमको बता देता हूं तुमको मिलेगा क्या, तुम खुद करके देख लेना। आई थिंक 6 आएगा यहाँ पर, हाँ 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये तुमको मिलेगा। तो एक बात बताओ, ए बी तुमको किसके बराबर दिख रहा है, 6i के बराबर दिख रहा है। तो यहां से तुम ना 2 बातें ऑब्जर्व करो, दोनों बातों में से तुम यूज किसी को भी कर सकते हो, लेकिन 2 बातें तुमको यहां से ऑब्जर्व करनी है। सबसे पहली चीज कि तुमको a टाइम्स b 6i के बराबर दिख रहा है, इसको तुम कंपेयर करो इससे। एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको तुम इससे कंपेयर करो, तो ये जो b है, अगर तुम इसको एडजॉइंट ऑफ a की तरह देखते हो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 तुम्हारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और तुम यहां पे डिटर्मिनेंट क्रॉस चेक भी कर सकते हो, तुम्हारा डिटर्मिनेंट 6 ही आएगा। तो मतलब यहां पे जब तुम कर रहे हो तो तुमको पता है ना बेटा, तुम यहां पर जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे, इससे सबसे पहले तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है। 1 -1 0 2 3 4
और फिर 0 1 2, तो तुमको पता है कि ये और कुछ नहीं है, a है, जो यहां पर a दिया हुआ है। अब तुमको पता है कि x किसके बराबर होता है, वेरिएबल्स की वैल्यू a इनवर्स b, तो मेरे को इसका इनवर्स चाहिए। इसके इनवर्स कैसे निकलेगा बेटा, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तुमको डायरेक्टली पता चल गया तो तुमको मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। और अब यहीं से दूसरी चीज ऑब्जर्व करो कि ये तो चलो हो गया एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है भाई, अगर तुम इसको ऐसे देख पाते हो, दोनों की दोनों बातें सेम ही है ना, तो तुमको सीधा सीधा दिख रहा है कि b/6 तुम्हारा इनवर्स हो जाएगा a का। और अब तुमको समझ आ रहा होगा, हाँ सर ये तो होना ही था, क्योंकि b आपका क्या है, एडजॉइंट है, और 6 आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है, तो एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ही तो इनवर्स होता है। तो आप कैसे भी देख सकते हो, कोई सी भी चीज आपको स्ट्राइक कर जाए चल जाएगा। तो अब आपको a इनवर्स सीधा सीधा पता चल गया है कि किसके बराबर है, ठीक है। यहां पर जो आपको दिख रहा है, यहां पर जो आपको दिख रहा है, इसको आपने यूज करके बता दिया कि भाई जो मेरा b/6 है वो मेरा a इनवर्स के बराबर है। तो इसको जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको a इनवर्स मिल जाएगा। इसको आप किससे आप प्रोडक्ट करेंगे, इस वाले कॉलम मैट्रिक्स से आप इसका प्रोडक्ट लेंगे, आपको x, y और z की वैल्यूज मिल जाएंगी। सवाल समाप्त। चलो भाई, शो दैट द फंक्शन -∞ to 0, -1 to 0 defined by f of x is equal to x upon 1 plus mod of x, x -∞ to 0 is bijective। तो बेटा इस टाइप का सवाल मैंने कराया हुआ है तुमको अपने वन शॉट में भी, ठीक है। और बहुत ही कॉमन सवाल है ये वाला सवाल, तुम होमवर्क में ले लो, क्योंकि थोड़ा सा मेरा ना गला ना रेस्ट मांग रहा है। मैं बहुत छोटी वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था एक दिन थोड़ा सा रेस्ट ले लूं, क्योंकि अभी हो रहा है 5, 11 और 6 बजे मेरी बैच में भी क्लास है, और आज इंटीग्रेशन होना है बैच में, तो वो क्लास भी 2 घंटे की चलेगी। तो बेटा तुम इसको होमवर्क में ले लेना, मैं फिर भी तुमको आइडिया दे देता हूँ। तुम इसको सबसे पहले ब्रेक करोगे बेटा, ठीक है, अपने डोमेन के हिसाब से आप इसको ब्रेक करोगे, क्लियर है। आप इसको अपनी डोमेन के हिसाब से ब्रेक करोगे। x/1 + x कब दिखेगा, x/1 - x कब दिखेगा, उसके हिसाब से बेटा इसके बारे में सोच लेना। डन है, आ जाओ भाई। Find the image of this in the line this, also find the equation of the line joining the point and its image, also find the length of the line segment। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके अराउंड की चीजें भी मैं आपको बता दूंगा, और क्या क्या रिवाइज करना है मैं वो भी बता दूंगा आपको। भाई इस पॉइंट की इमेज निकालनी है इस लाइन के अंदर, तो देखो केस ऐसा सा होता है कि ये वाला पॉइंट आप बोल दो P है, 2 -1 5, और ये आपकी लाइन है, ठीक है। आप लोग क्या करना चाह रहे हो भाई, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाह रहे हो इस लाइन पे, है ना। ये आपकी लाइन L है जो आपको गिवन है। मान लो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये Q है, तो सबसे पहले इस Q के ऊपर बेटा गेम खेला जाएगा। सबसे पहले तो आप बोलोगे कि यार ये जो Q पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करता है, तो आप सबसे पहले एक पॉइंट को अज्यूम कर लोगे इस लाइन पे। आपको आना चाहिए कि कैसे लाइन पे पॉइंट को अज्यूम किया जाता है। तो बेटा यहां पर आप कोई लैम्डा इमेजिन करोगे इक्वालिटी में, तो 10 लैम्डा प्लस 11, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 10 लैम्डा प्लस 11, उसके बाद -4 लैम्डा -2, और फिर z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -11 लैम्डा -8, ठीक है। अब क्या गेम किया जाएगा बेटा, P और Q दो पॉइंट्स अगर आपको पता है लाइन पे, तो क्या आप इसका डायरेक्शन रेशियोज बता सकते हो। दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशियोज निकालने आते हैं, PQ का डायरेक्शन रेशियो और लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको पता ही है, और इनमें परपेंडिकुलर रिलेशन है इन सब में, इन दोनों में। तो आपको पता है कि इनके इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो का डॉट 0 हो जाएगा, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू मिलते ही ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको इमेज बतानी है। इमेज का मतलब क्या होगा बेटा, कोई P' पॉइंट यहां पर, दिस विल बी इक्वल टू दिस, मतलब जो ये Q आपने निकाल लिया है ये मिड पॉइंट होगा P और P' का। तो मतलब ये 2 है, इसको अगर मैं XYZ बोल देता हूं जो आपको चाहिए, तो सिंपल सी बात है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे, 2 + x/2 आपका 10 लैम्डा प्लस 11 के बराबर होगा। लैम्डा की वैल्यू आप निकाल चुके हो,
तो यहाँ से आपको x पता चल जाएगा, सिमिलरली y पता चल जाएगा, सिमिलरली z पता चल जाएगा, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड इट्स इमेज। तो भाई p और p डैश 2 पॉइंट पता है, तो अब यहां से तुम इक्वेशन लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में लिख देना, कार्टेशियन फॉर्म में लिख देना, जैसे तुम्हारा मन करे लिख देना। तो अब मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं कि भाई तुम्हारी 2 पॉइंट से इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, और 1 पॉइंट और अगर तुमको डायरेक्शन रेशियोज दिए हो तो कैसे लिखी जाती है कोई पैरेलल वेक्टर के, तो तुम लोग वो चीज रिवाइज करना खुद। वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर, मान लो a1 और a2 2 पॉइंट्स हैं, तो a1 वेक्टर प्लस प्लस लैम्डा टाइम्स a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, अब यही कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, और यहां पर इक्वल टू के। अब आपको रिवाइज करना है, क्या क्या रिवाइज करना है, एक तो भाई दोबारा से वेक्टर इक्वेशंस और कार्टेशियन इक्वेशंस कैसे लिखते हैं ये रिवाइज कर लेना। इसके साथ साथ बेटा मिनिमम डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना कि स्क्यू लाइंस वाले केस में क्या फॉर्मूला लगता है, पैरेलल लाइंस वाले केस में क्या फॉर्मूला लगता है, तो ये सब चीजें आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। लेंथ निकाल लोगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। चलो भाई, ये तुम्हारा लास्ट सवाल है, तो मैंने तुमको 2 सवाल बेटा होमवर्क में दे दिए, एक तो ये वाला सवाल, ठीक है, 1 ऑन टू प्रूफ करना है, और ये वाला सवाल क्योंकि मैं तुमको ऑलरेडी मैट्रिक्स का सवाल करवा चुका हूँ, तो यहाँ पे तुमको बस इसका एडजॉइंट निकालना है, तो यहाँ से तुम्हारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे माइनर कोफैक्टर वाले कॉन्सेप्ट सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे, तो ये भी तुम्हारा होमवर्क है। तो भाई इन 13 सवालों के थ्रू तुमको पूरे के पूरे क्लास 12 मैथ्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के अराउंड की सारी क्लैरिटी मिल गई होगी, और तुमको पता भी है कि तुमको क्या क्या जाके रिवाइज करना है। तो ऐसी ही बेटा छोटी छोटी ना प्रैक्टिस सेशंस आएंगे चैनल पे रिकॉर्डेड फॉर्म में, और इनका अत्यंत फायदा होगा तुमको। 3-3 4-4 घंटे की वीडियो से ज्यादा तुमको फायदा होगा, तुम कंपेयर करके देख लेना। तो ऐसे और सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।